मैं डॉक्टर शैलेश रुनावत हमारी इस खास पेशकश सेहतनामा में आपका स्वागत करता हूं। सेहतनामा रखता है आपकी सेहत का विशेष ख्याल। इस अंक में हमारे साथ हैं विशेषज्ञ स्त्री रोग एवं प्रसूति डॉक्टर अनुपा वालिया, जो कि हमसे चर्चा करेंगी सुरक्षित मातृत्व पर, कैसे नॉर्मल डिलीवरी को और ज़्यादा अच्छे से पेनलेस बनाया जा सकता है और सिजेरियन के ऊपर नॉर्मल डिलीवरी कैसे हम अच्छे से करवा सकते हैं। डॉक्टर अनुपमा वालिया, आपका स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद मुझे अपने सेहतनामा में शामिल करने के लिए। अनुपा जी, हम जैसे सबसे ज़्यादा हमारी पॉपुलेशन रहती है स्त्री, और स्त्री में मातृत्व सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, तो कैसे सुरक्षित मातृत्व को हम अच्छे से प्रदान किया कर सकते हैं, हम ये अपने दर्शकों से बताना चाहेंगे। जी, सुरक्षित मातृत्व का मतलब होता है कि हम माँ और आने वाले बच्चे के स्वास्थ्य को सुरक्षित निश्चित करें। तो इसमें खासकर शामिल होता है माँ जब वो गर्भावस्था के दौरान है, प्रसव के दौरान और एकदम प्रसव के बाद की जो उसकी स्वास्थ्य की देखभाल होती है, जिससे माँ के स्वास्थ्य के ऊपर असर पड़ता है और आने वाले बच्चे के ऊपर। ये सुरक्षित निश्चित किया जाता है सुरक्षित मातृत्व के ज़रिए। खान पान और टीकाकरण का कितना महत्व है और दवाइयों का क्या महत्व है सुरक्षित मातृत्व में? जी, सुरक्षित मातृत्व शुरू होती है गर्भावस्था के दौरान देखभाल से। तो इसमें शामिल है बहुत सारी नियमित रूप से उसके जांचें गर्भावस्था के दौरान, और एक पौष्टिक आहार का क्या महत्व है माँ के लिए और उसके अंदर पल रहे एक नई जान के लिए, जिससे कि उसकी आगे की ज़िंदगी जो है वो जो अंदर माँ का अंदर जो पेट में बच्चा होता है, उससे सारा उसके जो पोषण है वो निश्चित करता है कि आगे उसका स्वास्थ्य कैसा रहता है। तो ये सारी जो देखभाल है वो उसके गर्भावस्था के दौरान से ही शुरू हो जाती है, और इसमें नियमित जांच करवाना, जाके अपने स्त्री रोग विशेषज्ञ से कुछ खास पोषण के बारे में जानकारी लेना और उसको घर पे फॉलो करना, और साथ में कुछ बहुत ज़रूरी जांचें होती हैं कि मरीज़ को हीमोग्लोबिन एनीमिया तो नहीं है, खून की कमी तो नहीं है, उसका ब्लड प्रेशर कैसा है, उसका ब्लड शुगर कैसा है, और कुछ इम्पॉर्टेंट और भी स्पेशल जांचें किसी माँ को ज़रूरत होती है। तो ये सुरक्षित मातृत्व शुरू हो जाती है जब उसके अंदर पेट में बच्चा आता है। इसमें सोनोग्राफी का भी बहुत बड़ा रोल है, तो एज ए गायनेकोलॉजिस्ट आप उसको कैसा मानते हैं? जी, आजकल बहुत सारी जानकारी पेट में पल रहे बच्चे के बारे में हमें सोनोग्राफी के ज़रिए मालूम चल जाती है, और ये सुविधा हर औरत को मिलनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है हर एक प्रेग्नेंट लेडी का ये राइट है, उसका एक ये अधिकार है कि उसको सारे जांचें जो ज़रूरी हैं उसके आने वाले बच्चे के बारे में, वो सारी उसको मिल जाएं। तो सोनोग्राफी पहले कहा जाता था कि सबसे लास्ट में आप पहुंच जाओ आखिर के महीने में और सारी चीज़ें मालूम चल जाती हैं। नहीं, बल्कि आजकल ऐसा हो गया है कि जो पहले 3 महीने की जो सोनोग्राफी होती है, उससे हमें बहुत सारी जानकारी पता चल जाती है। इनफैक्ट हमें ये भी पता चल जाता है कि आगे जाके माँ को ब्लड प्रेशर हाई तो नहीं होगा, कुछ और गंभीर चीज़ें जैसे माँ का बच्चा अंदर कमज़ोर पैदा हो आगे जाके। तो ये सारी जानकारी हमको पहले 3 महीने में ही पता चल जाती है, और सोनोग्राफी का रोल हम इससे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं कर सकते कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम फर्स्ट 3 महीने में ही एक दो सोनोग्राफी हो जानी चाहिए। इसका मतलब सोनोग्राफी एक सुरक्षित मातृत्व का बहुत इम्पॉर्टेंट टूल है। अब हम प्रेगनेंसी के 9वें महीने तक पहुँचे, उसके बाद आता है डिलीवरी सिस्टम। डिलीवरी सिस्टम में आजकल की महिलाएं जो कि पसंद करती हैं सीधे सीधे दर्द को अवॉइड करने के लिए सिजेरियन, तो मैं आपसे समझना चाहूँगा कि ये पेनलेस डिलीवरी सिस्टम क्या होता है? जी, आपने बिल्कुल सही कहा। आजकल जो हम देखते आ रहे हैं पिछले 15-20 साल में, क्योंकि मैं 24 साल से इसी
फील्ड में स्त्रियों को अपना हेल्थ से संबंधित योगदान दे रही हूँ, तो बहुत सारी हमारी मानसिकता चेंज हो गई है। जैसे जैसे हम मॉडर्न होते जा रहे हैं, हमें सब कुछ आदत पड़ गई है, एक स्विच ऑफ बटन पे हम एक बटन दबाते हैं, हमें सारी चीज़ें हो जाती हैं। बट माँ बनना एक बटन दबाने से नहीं हो सकता, ये हमें सबको मालूम है। 9 महीने का पूरा एक प्रोसेस होगा, वो हमें उसके थ्रू जाना ही है, और इसी तरीके से प्रसव भी पूरा जितना लंबा होता है वो उतना लंबा ही होगा। तो हम कहीं न कहीं अपने जो हमारा एक अंदर स्त्री का एक बनावट है, और जो हमें भगवान ने बनाया है, और इस तरीके से हमारा शरीर उस तरह उस प्रक्रिया को एडैप्ट करता है, ये हम कहीं न कहीं भूलते जा रहे हैं कि हमें उस प्रोसेस से जाना है, और ये हमारे अंदर है। हमें सिर्फ़ केवल उसको पहचानने की ज़रूरत है, हमें अपने ऊपर विश्वास रखना है, और दर्द एक पार्ट है ऑफ बिकमिंग अ मदर। हमें माँ बनना है तो हमें उस प्रक्रिया से जाना है, उसमें हमें पैनिक नहीं होना है। तो अक्सर महिलाएं, आपने जैसे बोला, पैनिक होके और सीधे सिजेरियन के लिए ऑप्ट करती हैं, जो कि एक बड़ी सर्जरी होती है। हाँ, आजकल बहुत आधुनिक टेक्नोलॉजी आ गई है, सर्जरी में बहुत एडवांसेस हो गए हैं, हम आपकी सारी सुरक्षा का ध्यान रखते हैं। बट पेट काटना एक बिल्कुल ही अलग चीज़ है, उसमें भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, और नॉर्मल डिलीवरी से ज़्यादा बेहतर और कुछ हो ही नहीं सकता। तो अब बहुत सारे साधन हैं जिससे आप जो पैनिक होते हैं, मरीज़ एकदम घबरा के 1 घंटे के दर्द के बाद ही बोलने लगते हैं कि अब तो भई आप ऑपरेशन कर दीजिए। तो वो उसको हम कैसे उसको आपको बेटर आप अपने पेन्स को लें, प्रसव के दौरान आप कैसे ज़्यादा कंफर्टेबल रहें, सुरक्षित महसूस करें, उसके लिए बहुत सारे आजकल तरीके आ गए हैं। जैसा सर ने बोला, पेनलेस डिलीवरी होती है, और उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे वाटर बर्थिंग। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम माँ को सुरक्षित महसूस कराएं, उसके जब वो पीड़ा में होती है, प्रसव के दौरान होती है, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा नॉर्मल ही डिलीवर करे। एक बहुत अच्छी बात जोड़ी आपने कि अगर किसी सुख को पाना है तो थोड़े दुख से निकलना पड़ेगा, तो दर्द सहन करेंगे तो नॉर्मल डिलीवरी बहुत अच्छे से होगी। अब इसमें आपने, जैसे कि आप प्रणेता हैं एक नई टेक्नोलॉजी की, जिसे कि कहते हैं हम वाटर बाथ डिलीवरी, तो हम अपने दर्शकों को समझाना चाहेंगे कि ये वाटर बाथ डिलीवरी होती क्या है और इसके क्या फ़ायदे हैं। जी, आपने बहुत सही बोला। वाटर बर्थिंग एक एक बहुत अच्छा साधन है, और ये कोई बहुत मॉडर्न इन्वेंशन नहीं है कि अभी शुरू की गई है। ये बहुत प्राचीन काल से चला आ रहा है तरीका। अगर हम देखें तो 1960 में, 1960 में सबसे पहले एक रूसी ऑब्स्टेट्रिशियन थे, गायनेकोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने ये देखा कि प्रसव के दौरान माँ को कितनी राहत मिलती है अगर वो एक गर्म पानी में उसको एक सेक जैसा उस टाइम पे एक वातावरण दिया जाए। पानी के अंदर अगर वो अपनी पीड़ा को, अपने प्रसव को के सारे दर्द को लेती है। तो ये उन्होंने थोड़ा सा शुरुआत करी 1960 में। आगे जाके 1970 में एक फ्रेंच ऑब्स्टेटिशियन थे, माइकल ओलेंड, उन्होंने इसको बहुत ज़्यादा प्रचलित कर दिया, और फिर ये मैटरनिटी वार्ड्स में, हॉस्पिटल में लेकर आ गए, और इस तरीके से वाटर बर्थिंग जो है काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया। तो वाटर बर्थिंग एक साधन है जिससे, जैसे हम बोलते हैं जब भी हमें कहीं दर्द होता है तो हम एक गर्म पानी की सिकाई कर लेते हैं, तो वही कॉन्सेप्ट है कि माँ को कितना दर्द से हम राहत दिला सकते हैं उसके प्रसव के दौरान, जिससे वो नॉर्मल डिलीवरी की तरफ ही जाए, बीच में ही पैनिक होके घबराए ना, और ऑपरेशन के लिए नहीं ऑप्ट करे। इसमें किन बातों का विशेष ख्याल रखना चाहिए? जी, अगर हम देखें तो वाटर बर्थिंग जो है, हम उन्हीं महिलाओं को ऑफ़र करते हैं, बोलते हैं कि आप वाटर बर्थिंग ले सकती हैं जो बिल्कुल अनकॉम्प्लिकेटेड हैं, जो कि हमारी ज़्यादातर महिलाएं होती हैं। बहुत कम परसेंटेज में ही होता है कि कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन होती है। तो अनकॉम्प्लिकेटेड का मतलब है अगर
आपका ब्लड प्रेशर हाई नहीं है, अगर माइल्ड हल्का सा ही हाई है तो आप ज़रूर ऑप्ट कर सकती हैं, बट अगर काफ़ी गंभीर रूप से हाई ब्लड प्रेशर है तो आपको हम ऑफ़र नहीं करेंगे। अगर आपका बच्चा उल्टा है तो हम आपको ऑफ़र नहीं करेंगे। अगर आपको शुगर है और आप इंसुलिन पे हैं तो हम आपको ऑफ़र नहीं करेंगे। या आपकी प्रेगनेंसी कम टाइम की है, मतलब पूरा टाइम नहीं हुआ है, आपका 37 हफ्तों से कम टाइम में ही आपकी डिलीवरी होने वाली है, तो हम आपको ऑफ़र नहीं करेंगे। या आपका बच्चा बहुत ज़्यादा अंदर कमज़ोर है, बच्चे के आसपास पानी कम है, तो हम आपको वाटर बर्थिंग ऑफ़र नहीं करेंगे। तो कुल मिला के अगर आप अनकॉम्प्लिकेटेड एक गर्भवती महिला हैं तो आप वाटर बर्थिंग ले सकती हैं। एक सवाल जो सब लोग जानना चाहेंगे, अगर पहला बच्चा सिजेरियन है तो दूसरा हम क्या वाटर बाथ डिलीवरी से करवा सकते हैं? बहुत कम ऐसी रिपोर्ट्स हैं, ऐसा नहीं मैं कहूँगी कि बिल्कुल भी नहीं है कि आपको अगर पहला सिज़ेरियन से हुआ है तो आपकी वाटर बर्थिंग ऑप्ट नहीं कर सकते हैं, आप ऑप्ट कर सकते हैं, बट बहुत कम ऐसे केसेस हैं। ज़्यादातर हम लोग प्रीवियस अगर आपका पहला सिज़ेरियन है तो हम लोग वाटर बर्थिंग ऑफ़र नहीं करते हैं। ये एक स्पेशल ग्रुप में आता है जिसकी मॉनिटरिंग बिल्कुल अलग हो जाती है। ये चीज़ शहरों में उपलब्ध है, क्या गांवों में जहाँ पे दाइयाँ डिलीवरी कराते हैं, नॉर्मल डिलीवरी कराते हैं, तो क्या हम उनको इस चीज़ के लिए ट्रेन कर सकते हैं, कुछ उनको बता के कि ये कॉम्प्लिकेशन ना हो? क्या ये पॉसिबल है? कुछ हद तक हम ज़रूर वाटर बर्थिंग को घर-घर तक लेके जा सकते हैं। पहले मेरा ये मानना होगा कि हम बड़ी सिटीज़ में ही ये कॉन्सेप्ट लेके आएँ कि वाटर बर्थिंग क्या होती है और क्या इसके फ़ायदे हैं और कितना हम एक सिज़ेरियन डिलीवरी का रेट कम कर पाते हैं अगर हम एक प्रेग्नेंट वुमन को वाटर बर्थिंग के लिए एनकरेज करते हैं। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा साधन की ज़रूरत नहीं होती है। थोड़ी सी कुछ चीज़ें मॉनिटरिंग में जो किस तरीके से हमें प्रेग्नेंट वुमन जब एक वाटर बर्थिंग ले रही है उसको मॉनिटर करना है, वो हम सिखा दें। और क्या ऐसे लक्षण होते हैं जब हमें वाटर बर्थिंग नहीं करवानी है, कब हमें एक प्रसव के दौरान महिला को पूल से निकाल लेना है, कब उसको हमें बोलना है कि नहीं अब आपके लिए ठीक नहीं है। ये कुछ हम थोड़ी सी चीज़ें अगर हम बता दें तो डेफिनेटली हम सारे घर घर में, बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है कि ये हर किसी का अधिकार होना चाहिए, हर औरत का अधिकार होना चाहिए कि उसको पेन से राहत मिले, बिकॉज़ हर महिला का पेन एक जैसा है। हर महिला को काफ़ी गंभीर रूप से दर्द होने के बाद ही डिलीवरी होती है, तो बिल्कुल हर महिला को ये सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। और थोड़े से प्रशिक्षण के बाद हम ये ज़रूर छोटी जगहों पे भी शुरुआत की जा सकती है। इसके फ़ायदे तो आपने बहुत अच्छे गिनाए हैं। मैं ये भी जानना चाहूँगा कि हम सिज़ेरियन सेक्शन अगर लेते हैं, तो सिज़ेरियन सेक्शन के कॉम्प्लिकेशन भविष्य में क्या होते हैं? एलएससीएस जिसे बोलते हैं या सिज़ेरियन डिलीवरी बोलते हैं, उसके फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं, तो उन नुकसानों से कैसे बचा जा सकता है? अ, सबसे पहले तो अगर मैं बोलूँ कि कैसे बचा जा सकता है, तो सबसे पहला है कि जब तक आपके स्त्री रोग विशेषज्ञ, आपकी डॉक्टर ना कहें, आप खुद से ऑप्ट ना करें सिज़ेरियन के लिए। तो जितने हम प्राइमरी सिज़ेरियंस मतलब फर्स्ट टाइम के सिज़ेरियंस बेवजह हम कम कर देंगे, हम अपने आप कॉम्प्लिकेशंस ऑफ सिज़ेरियन डिलीवरी से बच सकते हैं। कॉम्प्लिकेशन अगर हम बोलें तो सिज़ेरियन के बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं। आपको ऑपरेशन के दौरान ज़्यादा खून बह जाना और आसपास के जो अंग हैं उसमें डैमेज हो जाना, ये सारी चीज़ें डेफ़िनेटली आपको ज़्यादा दिन बिस्तर पे रहना होता है, आप जल्दी उठ बैठ नहीं पाते हैं, आपको ज़्यादा दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं, आप ज़्यादा पेन किलर्स पे रहते हैं, आप अपने नवजात शिशु से काफ़ी बार बहुत देर के बाद मिल पाते हैं, बिकॉज़ आप इतने स्वस्थ नहीं होते कि आप जल्दी से बच्चे को अपने दूध पिला पाएँ। तो ये कुछ इमीडिएट कॉम्प्लिकेशंस हैं जो एकदम उसी टाइम पे ऑपरेशन के दौरान हो सकती हैं और जो काफ़ी गंभीर रूप भी ले सकती हैं। बाद के कॉम्प्लिकेशंस ऐसे हैं कि जैसे-जैसे आपका नंबर ऑफ ऑपरेशंस बढ़ते जाते हैं, एक के बाद दूसरा सिज़ेरियन, तो कुछ बहुत जटिल कॉम्प्लिकेशंस, बहुत
ज़्यादा जो मदर को अफ़ेक्ट करती हैं वो हो सकती हैं, जैसे कि जो बच्चे की अवल है वो नीचे ही रह जाए और बच्चे की अवल बहुत गंभीर रूप से बच्चेदानी में चिपक जाए, जो कि एकदम जानलेवा हो सकती है। और उस ये सारे ऑपरेशन, ये ऐसी स्थिति में आप अगर बहुत अच्छे सेंटर पे नहीं हैं तो माँ की जान भी जा सकती है। इसमें आपको सारे एक्सपर्ट डॉक्टर के अलावा बाकी सुविधाओं की भी ज़रूरत पड़ती है, ब्लड बैंक की सुविधा चाहिए होती है और काफ़ी बार माँ की जान जा सकती है। तो ये आगे के कॉम्प्लिकेशंस हैं। ये मैंने बहुत कम कुछ कॉम्प्लिकेशंस आपको बताए हैं और इसके साथ मैं थोड़ा-सा आपको ये बताऊँगी कि वाटर बर्थिंग एग्ज़ैक्टली उसमें आप माँ को सबसे बड़ा बेनिफिट क्या मिलता है? जैसे कि हमने अभी बात करी कि पेन का रिलीफ़ मिलता है, कि माँ के लिए एक बहुत सुखद एक्सपीरियंस हो जाता है। वो गंभीर दर्द जो सहती है वो 7 घंटे, 8 घंटे, किसी-किसी में और भी ज़्यादा टाइम लगता है। तो वो उस टाइम पे पैनिक नहीं होती और नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जाती है। नंबर 2 जो मदर को बेनिफिट मिलता है कि उसको एक पूरी खुली छूट होती है कि वो दर्द के दौरान अपने पोस्चर्स को चेंज करे। हमने देखा है जब दर्द होता है तो माँ अ, इधर-उधर पलटती है। जब बेड पे होती है तो हमको 3-4 लोगों को उसको हेल्प करना पड़ता है। नाउ अब ये पलट-पलट करने का क्या फ़ायदा है? ये कुदरत ने बनाया है और जब वो मूव करती है, जब अपने बेड पे टॉस करती है, तो कुछ उसके पेल्विस के मूवमेंट्स होते हैं, जिससे बच्चे का नीचे आना बर्थ कैनाल में और आसान हो जाता है और वो ज़रूरी होते हैं। तो उसको ये मदद मिलती है कि बच्चा जल्दी नीचे आए और ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि पानी में हमें एक बॉयंसी इफेक्ट आता है, हम लाइट वेटेड फील करते हैं। तो वो फ्रीडम होती है टू मूव अराउंड और वो अपने नेचुरल इंस्टिंक्ट्स को फॉलो करती है और शी टॉसेस अराउंड, वो मूव करती है एंड देन इट हेल्प्स। तो तीसरा जो बेनिफिट है कि इसमें देखा गया है बहुत सारी स्टडीज़ में कि ड्यूरेशन ऑफ जो अ, अ, प्रसव का ड्यूरेशन है वो कम हो जाता है वाटर बर्थिंग में। तो एक ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। ये मदर के कुछ बेनिफिट्स हैं। अगर हम बच्चे को देखें तो बच्चे के लिए जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये कि एक बहुत ही बच्चा अंदर जो है एक पानी में होता है, लाइकर जिसको हम एमनियोटिक फ्लूइड जिसको बोलते हैं, वैसा ही उसको बाहर वातावरण मिलता है। बच्चा भी पानी में आता है और एक बहुत स्लो ट्रांजिशन होता है उसका बाहर की दुनिया में। तो एक ये बहुत बड़ा एडवांटेज है और जैसे ही बच्चा बाहर आता है वो सीधे माँ की छाती पे जाता है। ऐसा कहा जाता है जो सबसे ज़्यादा सुरक्षित जगह एक बच्चे के लिए वो माँ की छाती होती है। तो हम नाड़ू को काटते भी नहीं हैं, उससे पहले बच्चा सीधे माँ की छाती पे जाता है। इससे बॉन्डिंग होती है, बच्चे की तरफ खून का बहाव नाड़ू से एक्स्ट्रा ब्लड जाता है, जिससे उसके जो लंग्स हैं उनमें परफ्यूजन ज़्यादा होता है, उसकी सांस जल्दी उसका परफ्यूजन होता है, ऑक्सीजनेशन मच बेटर होता है। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं। इसके अलावा बहुत सारे और भी एडवांटेजेस हैं जो कि मेरे ख्याल से अभी इस पूरे प्रोग्राम में लिस्ट करना थोड़ा सा कंस्ट्रेंट होगा। मैं ये जानना चाहूँगा कि आप लगातार इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, नॉर्मल डिलीवरी को, तो आपने जो रिज़ल्ट देखे एलएससीएस, सिजेरियन सेक्शन और नॉर्मल डिलीवरी, उसमें बच्चे की ग्रोथ और माता दोनों को क्या फीलिंग आती है और क्या अंतर रहता है? मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा जो मैंने देखा है असर आता है बच्चे को माँ की जो बॉन्डिंग है। काफ़ी सारी चीज़ें तो अब इतनी आधुनिक हो गई हैं, हम दर्द के लिए माँ को बहुत सारे इंजेक्शन लगवा देते हैं, 4-6 घंटे के बाद ही माँ को उठा बिठा देते हैं, पर फिर भी कहीं न कहीं वो डिस्कम्फ़र्ट होता है। माँ उतने रूप से तैयार नहीं होती है बच्चे को तुरंत फ़ीड कराने के लिए और वो थोड़ी बॉन्डिंग कहीं न कहीं लैग होती है। दूसरा, बिकॉज़ एकदम से स्किन टू स्किन कांटेक्ट नहीं हो पाता माँ और बच्चे का, तो वो फीडिंग एस्टैब्लिश करने में भी थोड़ा-सा डिले होता है एक सिज़ेरियन और नॉर्मल डिलीवरी वाले पेशेंट में।
और डेफ़िनेटली माँ के थोड़े ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस होते हैं सिज़ेरियन में। और नॉर्मल डिलीवरी वाला जो मरीज़ है वो तुरंत अपनी भी खुद की भी देखभाल करता है और बच्चे की भी देखभाल शुरू करता है। तो ये एक बहुत बड़ा डिफ़रेंस है दोनों में, नॉर्मल डिलीवरी और सिज़ेरियन में। धन्यवाद अनुपा जी, आपने सेहतनामा में बहुत अच्छी बातें बताई। सुरक्षित मातृत्व और नॉर्मल डिलीवरी ये हर महिला का अधिकार है। नॉर्मल डिलीवरी के लिए जैसे आपने बताया, ये सुरक्षित मातृत्व के लिए बताया, अच्छा पोषण होना चाहिए, टीकाकरण नियमित होना चाहिए, समय पे जांचें जिसमें सोनोग्राफी और खून की जांचें हैं वह नियमित होना चाहिए, और हमें प्रमोट करना चाहिए बहुत ज़्यादा नॉर्मल डिलीवरी के लिए अगर सारी चीज़ें हमारे पास में नॉर्मल चल रही हैं। और स्पेशली यंग मदर्स को तो इस चीज़ को प्रमोट करना चाहिए। क्योंकि आजकल जैसा आपने बताया हमारे पास है पेनलेस डिलीवरी जिससे कि दर्द कम हो जाता है, और इंजेक्शन्स के साथ साथ एक नई टेक्नोलॉजी जो कि आई है, हर घर में भी उपयोग हो सकती है, दाइयाँ भी उपयोग कर सकती हैं ट्रेन होने के बाद में, वाटर बाथ डिलीवरी। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, माँ को भी फ़ायदा है, दर्द कम होता है, बच्चे को भी जो अंदर का पानी का जो माहौल है वैसा का वैसा ही माहौल बाहर मिलता है, और आपने बताया बिना आंवल के काटे हुए ही बच्चे को माँ के पास लेटने का सौभाग्य प्राप्त होता है, अपनापन का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो हमारे आज के दर्शकों के लिए सेहतनामा का यही मैसेज है, हमें सुरक्षित मातृत्व चाहिए, नॉर्मल डिलीवरी चाहिए। सेहतनामा के लिए आप हमेशा डीएनएन को देखते रहिए। सेहतनामा हर बार नई चीज़ लेके आता है, नए विशेषज्ञों को लेके आता है, ऐसे विषयों को दिखाता है डीएनएन पर जो आपने कभी सुने नहीं है, कभी देखे नहीं है। इसीलिए देखते रहिए डीएनएन।